क्या भारत में जातियां चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण है या फिर जातियों की जनसंख्या उनके लिए पॉलिसी बनाने में सरकारों के लिए मददगार साबित होगी? हालांकि कास्ट का जो शेड्यूल था वो इसलिए बनाया गया था कि अगर इनकी जनसंख्या के हिसाब से अगर सरकार कुछ स्कीम लेकर के आ रही है तो इनके उत्थान में वो मदद करेगी, यानी कि इनके डेवलपमेंट्स में वो मदद करेगी। किस कास्ट के कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे की ओर हैं, अगर वो डेटा सरकार के पास आ जाए तो सरकार उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए काम कर सकती है, उनके लिए पॉलिसी बना सकती है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है आज के डेट में पूरे भारत में एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। पॉलिटिकल वेपन्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जनरली भारत में कास्ट सिस्टम जो है ब्रॉडली 4 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है जनरल कास्ट, दूसरा है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, तीसरा है आपका शेड्यूल कास्ट और चौथा है शेड्यूल ट्राइब्स। तो मेजरली इन 4 भाग में ही कास्ट सिस्टम को बांटा गया है। इनके अंदर सब पार्ट्स हैं, लाइक जनरल की बात करें तो उसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, कायस्थ आते हैं। तो ऐसे कर करके हर एक कास्ट में एक सब कास्ट भी छुपा हुआ है। ये कास्ट सेंसस का मुद्दा आज के डेट में क्यों गरमाया हुआ है? अभी रिसेंटली बिहार में कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था और ये पता चला कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं और बैकवर्ड कास्ट, ये तीनों मिलाकर के 63% लोग हैं। अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा? सरकार को ये फायदा होगा कि इस कास्ट सेंसस के दम पे वो पॉलिसी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा आज तक क्या होता आ रहा है? कास्ट सेंसस या फिर जनगणना किसी भी तरह का करवा लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बन के रह जाता है, पॉलिटिकल गिमिक बन के रह जाता है। कास्ट सेंसस करवा लेने से या फिर डेटा इकट्ठा करवा लेने से इससे कुछ नहीं होता है। ये पॉलिटिकल पार्टियां पहले भी इस पे राजनीति करते आई हैं, आज भी इस पे राजनीति ही कर रही हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, चुनाव में उनके काम आता है और आगे भी ये पॉलिटिकल टूल के हिसाब से इस्तेमाल होता रहेगा। अभी कांग्रेस ने तेलंगाना में कास्ट सेंसस करवाया था। कास्ट सेंसस में ये निकल के आया कि ओबीसी समाज के जो लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में है। अब वहां के लोग सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं कि हमको ओबीसी सीएम चाहिए, और कुछ पार्टी के अंदर जो ओबीसी तबके के नेता हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस पे बोलना धीरे धीरे अब कम कर दिया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल जुमला है। भारत का जो कास्ट सिस्टम है वो 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय और तीसरा वैश्य समाज, जिसमें ये ट्रेडर्स लोग आते हैं, और चौथा जो है वो शूद्र आते हैं, जिसमें स्वीपर वगैरह और जो नीचे तबके के लोग हैं वो आते हैं। तो मेजरली ये 4 भागों में बांटा गया हमारा कास्ट सिस्टम। क्या आज तक ये काम आ पाया है? इनके लिए जो बेनिफिट्स सरकार ने लाए हैं क्या वो काम आ पाए हैं? या फिर ये जो जनगणना होते हैं, इस जनगणना से क्या उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स आ पाए हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कास्ट सेंसस बना था वेलफेयर के लिए, उनके लिए स्कीम्स लाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है, चुनाव जीतने का एक यंत्र बन के रह गया है। तो आज इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। इंडिया का जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 93 ईयर्स एगो, 93 साल पहले हुआ था। तो क्या उस समय रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता था? कुछ राज्यों में करता था, जैसे प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर था, वहां पे जो एजुकेशन का कोटा है उसमें रिजर्वेशन सिर्फ एक स्टेट लेवल पे हुआ करता था, पूरे देश लेवल पे नहीं हुआ करता था। सेम इसी चीज को साउथ में कर्नाटका ने फॉलो किया, इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र ने फॉलो किया, और इसके बाद वहां से धीरे धीरे ये पूरे देश में बढ़ने लगा। अब सेम टाइम पे क्या हुआ, 1930 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 2 मॉडल प्रपोज किए। एक था सेपरेट इलेक्टोरल और दूसरा ये था रिजर्व सीट। सेपरेट इलेक्टोरल अलग चीज है और रिजर्व सीट अलग चीज है। सेपरेट इलेक्टोरल में क्या होता है कि एसटी एससी समुदाय के लोग ही अपना नेता चुनेंगे, वहीं रिजर्व सीट में ऐसा नहीं होता है। रिजर्व सीट में क्या होता है, पूरी कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन की हो, सारे लोग वोटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट होगा वो या तो एसटी समुदाय से होगा या एससी समुदाय से होगा। जब ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोजल डाला या ले करके आए
तब भारत के दो दिग्गज एक दूसरे के विरोध में हो गए, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। महात्मा गांधी का कहना था कि रिजर्व सीट होनी चाहिए, न कि एक अलग इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। वहीं बी आर अंबेडकर साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। फिर इसके विरोध में महात्मा गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने कहा कि अगर ये स्ट्राइक मेरी तब तक जारी रहेगी जब तक मैं प्राण न त्याग दूं। मतलब कि वो किसी भी हाल में सेपरेट इलेक्टोरल नहीं लाना चाहते थे एक देश में, क्योंकि वोटिंग पैटर्न सेम होगा, सारे लोग वोट करेंगे। वो चाहते थे बस कैंडिडेट को कोटा मिला है तो कैंडिडेट ही बदल सकता है, यानी कि कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी समुदाय से हो सकता है। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो महात्मा गांधी के कहने पे ही बी आर अंबेडकर भी मान गए और यही पैटर्न लागू हुआ कि रिजर्व कोटा रहेगा, न कि सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस रहेगा। जब भारत देश आजाद हो गया तो अंबेडकर जी गांधी जी की बात को माने और उन्होंने संविधान में जो रिजर्व सीट है उसको रखा, और ये हर कम्युनिटी के लिए नहीं रखा, सिर्फ दो कम्युनिटी के लिए रखा, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी कि जब चुनाव में इलेक्टोरल प्रोसेस में जब लोग जाएंगे तब किसी किसी सीट पे जो कैंडिडेट होगा या तो एसटी समुदाय से होगा या तो एससी समुदाय से होगा, और वो सीट जो है इन दो समुदायों के लिए ही रिजर्व रहेगी। वोटिंग सारे लोग कर सकते हैं, नेता सारे लोग चुन सकते हैं, लेकिन जो नेता खड़े होंगे उस पर्टिकुलर सीट से वो इसी दो समुदाय विशेष से ही आएंगे। जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो दो तरह का कोटा फ्रेम बना। एक था पॉलिटिकल कोटा और एक था जॉब्स वाला कोटा। पॉलिटिकल कोटा जो बना था एसटी एससी समुदाय के लिए, जिसमें सीटें रिजर्व रहेंगी, वो पॉलिटिकल कोटा सिर्फ 10 साल के लिए बना था। और जो जॉब्स में और एजुकेशन में कोटा लाया गया था एसटी और एससी समुदायों के एजुकेशन में हेल्प करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। और जो पॉलिटिकल वाला था, यानी कि अगर कोई एमपी बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, उस खास विशेष वर्ग का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उसकी जो टाइम लिमिट थी वो 10 साल के लिए थी। हालांकि 10 साल बाद इसको खत्म नहीं किया गया, उसको फिर अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया। फिर वो टाइम फ्रेम खत्म हुआ तो फिर उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तो वो 10 साल वाला जो टाइम फ्रेम था जिसमें सीटें रिजर्व की थी सिर्फ 10 साल के लिए, वो कोटा 10-10 साल के एक्सटेंशन पे बढ़ता चला गया और वही कोटा आज तक खत्म नहीं हुआ है, चलता ही आ रहा है। वहीं जो जॉब्स में कोटा था, एजुकेशन में कोटा था, उस कोटे का पहले कभी टाइम फ्रेम नहीं बना था। इसके बाद 1979 में बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, जिसको हम मंडल कमीशन के नाम से जाते हैं। मंडल कमीशन जो था, जिसकी अध्यक्षता, जिसके चीफ थे बीपी मंडल थे, जो फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में यह मंडल कमीशन लागू हुआ और उनकी अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को लाया गया। बीपी मंडल जी ने 2 साल लिया और 2 साल के बाद अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। मंडल आयोग का गठन हुआ था और 1980 में 2 साल के बाद बीपी मंडल जी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया था सरकार के सामने। जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जॉब्स में भी और कॉलेजेस में भी। ये रिपोर्ट आने के बाद भारत की राजनीति में एक नए पॉलिटिक्स का आगाज हुआ, नए राजनीति का आगाज हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि ओबीसी जो समुदाय है उसको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जॉब्स में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी। जब मंडल कमीशन ने ये रिपोर्ट सौंप दी, 1980 में सरकार चली गई और अगले 10 साल तक इस रिपोर्ट को किसी ने छुआ तक नहीं, ना ही ये रिपोर्ट लागू की गई, क्योंकि सरकार ही बदल गई 1980 में। तो 10 साल तक इस रिपोर्ट को किसी ने देखा नहीं, किसी ने इसकी इंक्वायरी भी नहीं करी। 1990 में जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इसको लागू करने का फैसला किया, पूरे देश भर में आंदोलन हुए, कईयों ने अपने आप को आग लगा दिया कि नहीं, हमारे कोटा से छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन बीपी सिंह नहीं माने। 1990 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको पूरे देश भर में लागू कर दिया और वहीं से ये जो 27% ओबीसी आरक्षण की शुरुआत हुई थी, इसको लागू करने वाले तब के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। बीपी सिंह ने 27% आरक्षण जो है ओबीसी के लिए लागू कर दिया। तब उस समय जो आरक्षण का चार्ट था वो
इस तरह से था: 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स और 27% ओबीसी। इन सारों को मिला दें, अगर शेड्यूल कास्ट 15% है, शेड्यूल ट्राइब्स 7.5% है और ओबीसी को अब 27%, तो 49.5 का नंबर बनता है, यानी कि 49.5% आरक्षण देश में लागू हो चुका था 27% ओबीसी को मिला करके। अब यहीं से नई राजनीति की शुरुआत होती है। डेटा तो लिया गया था अपलिफ्टमेंट के लिए, किसी एक जाति विशेष का विकास करने के लिए, लेकिन इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया गया। अगर इलेक्शन जीतना है तो सीधी सी बात है, कोटा दे दो, सीट्स दे दो, कोटा को बढ़ा दो और इलेक्शन जीत जाओ। तो इसको बेसिकली एक इलेक्शन वेपन के तौर पे यूज किया जाने लगा। और ये जो भी आरक्षण का जो कोटा बना था, उससे जो अपलिफ्टमेंट का डेटा आया था वो बहुत नीचे था, यानी कि आरक्षण से फायदा नहीं हुआ था। आरक्षण से किसी जाति विशेष को उतना फायदा नहीं हुआ था। जो कोटा बना था, उनके उत्थान में कितने लोग उस कोटा का इस्तेमाल करके ऊपर आ पाए, इसका जो डेटा है वो नीचे ही रह गया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव जीतने का फॉर्मूला था वो इससे पास हो गया, यानी कि वो तो जीत गए, लेकिन जिनके लिए कोटा बना था वो हार गए। अब पॉलिटिकल वेपन के तौर पे ये काम करने लगा तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने आके बोला कि हेलो रुको, 50% से ज्यादा कोटा भारतीय संविधान में नहीं हो सकता है। भारतीय सिस्टम में 50% लिमिट है, 50% से ज्यादा कोटा नहीं हो सकता है। इसके बाद वर्डिक्ट में चेंज भी हुआ, फिर नया वर्डिक्ट आया। उन्होंने कहा कि 50% का जो लिमिट है वो फ्लेक्सिबल लिमिट है। अब लगभग 3 दशक हो गए हैं ओबीसी कोटा वाले आरक्षण को, और 8 दशक हो गए हैं एसटी एससी कोटा वाले आरक्षण को। अगर 8 दशक और 3 दशक के बावजूद भी अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो सरकारें कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती हैं, या फिर सरकार अलग से कुछ स्कीम क्यों नहीं लेकर के आ रही है? क्योंकि कोटा सिस्टम तो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हो गया है, लेकिन जो मार्जिनलाइज इंसान है, जो मार्जिनलाइज्ड जनता है, जिसको कोई आज के डेट में देख नहीं रहा है, जिसका एजुकेशन के बारे में कोई पूछ नहीं रहा है, जिसके घर मकान गृहस्थी के बारे में कोई देखने वाला तक नहीं है, अगर वो कोटा सिस्टम में भी नहीं आ पा रहा है, तो फिर ऐसा क्या पॉलिसी लाया जाए जो इससे भी ऊपर हो, और इस कोटा सिस्टम से सिर्फ इलेक्शन का प्रचार ना हो, बल्कि जिस आदमी को एकदम अत्यंत जरूरी है, जो बेसिक सुविधा है, जो बेसिक सुख सुविधा है किसी कंट्री का, वो उसको लास्ट मार्जिनलाइज पीपल तक पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ कोटा सिस्टम का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का एक गिमिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको सही में जो अंतिम तबका है, जिसके पास एकदम हाशिए पे खड़ा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको ऊपर लाने के लिए सोचना चाहिए। अगर ये 8 दशक और 3 दशक के बावजूद भी नहीं हो पाया है, तो सरकारों को ये चीज बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या वो सही में एसटी एससी ओबीसी का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, या फिर एक चुनावी गिमिक है, या सिर्फ उनको अपना वोटर मानते हैं। गवर्नमेंट ने 2019 में एक डेटा सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, 2019 का ये डेटा है। गवर्नमेंट ने 16 से 19 मंत्रालय का सर्वे कराया कि किस कोटा के अगेंस्ट में कितनी सीटें भरी हैं। तो 15% जो कोटा था शेड्यूल कास्ट का, उसके अगेंस्ट में 15.34% कोटा भरा हुआ। मतलब अगर 15% कोटा है तो 15.34% कोटा का इस्तेमाल किया जा चुका है, यानी कि 0.34% ज्यादा एक्सीड कर गया है। अब वहीं पे शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 7.5% का कोटा है। 7.5% के कोटा के अगेंस्ट में 6.18% फिलअप हुआ है, भरा है। वहीं अगर ओबीसी का 27% का कोटा है, तो 27% के अगेंस्ट में 17.5% का कोटा का यूज हुआ है, यानी कि 27 में से सिर्फ 17.5% यूज हुआ है। यह गवर्नमेंट का डेटा है। इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, सिर्फ उसी ने अपने कोटे का पूरा इस्तेमाल किया है, इनफैक्ट उससे थोड़ा एक्सीड कर गया है। और वहीं ओबीसी की बात करूं तो उसमें और भी ज्यादा भारी गैप है। वो सिर्फ अभी तक 17.5 यानी 17.5% ही अपने कोटे का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किस जाति के वोटरों को कैसे लुभाना है, ये रणनीति इनको बखूबी आता है, और अब ये चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन गई है।
तो जो असली मुद्दे थे, जो अपलिफ्टमेंट का मुद्दा था, जो इनको आगे बढ़ाने का मुद्दा था, वो कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। तो अब इन राजनीतिक पार्टियों का एक ही मुद्दा ये है कि जात पे राजनीति करके हम सत्ता का सुख भोगते रहें, और जो सत्ता में हमें बिठाने वाले लोग हैं, वो किसी भी परिस्थिति में रहें, इनको उससे कोई मतलब होता नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए या सत्ता से चली जाए, इनको पता है कि हमको वापस भी कैसे आना है, और इनको ये भी पता है कि अगर हम वापस आ गए हैं तो हमें यहाँ पे टिकना कैसे है और जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और जॉब्स एजुकेशन के नाम पे। दूसरी ओर देखा जाए तो जब चुनाव आता है तो ये ओबीसी के लिए अलग स्कीम लेकर के आएंगे, और जो दलित और आदिवासी लोग हैं उनके लिए एक अलग स्कीम लेके आएंगे, जो लेकिन ब्रॉडर चीज है। अगर आपको किसी एक कम्युनिटी का उत्थान करना है तो उसमें तो पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप दलित के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हो तो पैसा क्यों लगाना, सिर्फ नाम लेकर के राजनीति करके सत्ता में आ जाओ और सत्ता भोगो। आज के डेट में यही चल रहा है। जब एक खास वर्ग अगर एक साथ इकट्ठा होकर किसी पार्टी को समर्थन देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे और वो सत्ता में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप मान के देख लो कि अगर भारत में जो यादव वोट है और मुसलमान वोट है, वो माना जाता है कि अखिलेश यादव को देता है या तो फिर लालू यादव को देता है, और ये दोनों पार्टियां MOI कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाती हैं। जैसे अभी अखिलेश यादव, अब MOI कॉम्बिनेशन इनका जब फेल हो गया तब ये इन्होंने दूसरा प्लान लाया है PDA। अब ये PDA की बात कर रहे हैं। उसी PDA की बात करते करते जब ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी की बात करते हैं, तब ये सिर्फ और सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उस खास समुदाय के लोगों को। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाने का विधानसभा में बात आया, जब विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की बात आई, तो इन्होंने एक ब्राह्मण चेहरा खड़ा कर दिया। तो यहाँ भी चेक एंड बैलेंस किया कि अगर इधर मैं ब्राह्मण चेहरा देता हूं तो हमारा ब्राह्मणों का वोट सिक्योर हो जाएगा। MOI कॉम्बिनेशन मेरा पहले से चल रहा है। अगर मैं PDA लेकर के आता हूं तो वो दूसरी जो कम्युनिटी है, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, उनके वोट में रख लूंगा। लेकिन जब सत्ता में आऊंगा या सत्ता में जब पहले थे तब भी इन्होंने यही किया था कि MOI कॉम्बिनेशन इनका ही पुराना जो हिट फॉर्मूला है उसी पे ये जाते हैं। बाकी से बस वोट लेके उनको साइड किनारा पकड़ा देते हैं। हाथ कुछ आने जाने वाला किसी के नहीं है। ये करेंगे तो फिर MOI वालों के लिए ही करेंगे, वो भी MOI में अपने परिवार के इर्द गिर्द लोगों का करेंगे। तो ये चुनावी सिस्टम जो है जातियों में किस तरह से अटक गया है, और ये जातिवाद विकास के राह में तो रोड़ा आएगी ही आएगी। जब कई बार जनता जाति के नाम पर किसी आदमी को वोट देती है या जात के नाम पर अपना प्रतिनिधि को चुनती है, तो फिर विकास के गुणवत्ता के पैमाने पे भी वो पीछे रह जाती है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो विकास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जात के नाम पे जीत के आए हैं, विकास के नाम पर तो उनको वोट मिला नहीं है। इसका जो सबसे ज्यादा मलाई, जो सबसे ज्यादा रेवड़ी खा रहे हैं, वो उस कम्युनिटी के लीडर जो वहां चुन के जा रहे हैं। वो अपना विकास कर रहे हैं, अपने घर का विकास कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों का विकास कर रहे हैं, और जो जनता के विकास के लिए जनता ने जिनको चुनकर वहां बिठाया था, वो अपना ही परिवार का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, जिससे वो सर्वांगीण विकास तो भूल गए हैं, सिर्फ अपना विकास करने में लगे हैं। आप अभी नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि किस ST समुदाय का या किसी SC समुदाय का एक ही परिवार के घर के 3 सांसद या 3 विधायक देखे हैं क्या? इस पे किसी का कोई जवाब नहीं था। जिस 70 साल से 75 साल से अगर आप इसी कम्युनिटी के उत्थान के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आज तक ये उत्थान क्यों नहीं हुआ, और उसके परिवार के, एक ही परिवार के 3 सांसद विधायक नहीं बन गए, लेकिन कई कई पार्टियां इस देश में हैं जो एक ही परिवार के 4-4 सांसद, एक ही परिवार के 3-3 सांसद, और लगातार संसद में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम PDA बनाएंगे तो हम दलित के लिए लड़ेंगे। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आयरनी है ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।